नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इंडियन ज्योग्राफी के सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना के टॉपिक से ना केवल हमें अपने भारत के एक भूगर्भिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिससे हमारे भारत के भौतिक प्रदेश बनते हैं, ना केवल उनकी जानकारी बल्कि भारत में पाए जाने वाले खनिज और कुछ मिट्टियों के स्वरूप का कारण क्या है, इस रीज़न को हम अपने इस टॉपिक के माध्यम से जान सकते हैं। यानी ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो हमारा पार्ट है हमारे भारत का, आने वाले 2-3 टॉपिक को हमारा बहुत अच्छे से रिकनेक्ट करता है। तो एक सिलसिलेवार ये चूँकि टॉपिक ये भी आज का हमारा थोड़ा एक लॉन्ग में रहेगा, बहुत सारी छोटी छोटी कड़ियाँ इसमें जुड़ती हैं, तो उन कड़ियों को देखते हुए हम अपने नेशन के इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पे हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं, पहले हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक कड़ियों को हम इसको देखना शुरू करेंगे। पहला तो अध्ययन का कारण क्या है, या अध्ययन हम क्यों करते हैं किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना का। भूगर्भिक संरचनाओं के अध्ययन को ही पहले हम समझते हैं। देखिए, हमारा भारत चूँकि पृथ्वी के आपके निर्माण क्रम के आधार पर ही पूरे विश्व के आपके महाद्वीपों या थली भागों के आपके मूलभूत चट्टानों का निर्माण हुआ। भूगर्भिक संरचना सीधे सीधे अगर आप देखेंगे उस देश की सबसे प्राचीनतम उन चट्टानों के बारे में हमें एक ज्ञान देता है, जिन चट्टानों के स्वरूप के आधार पर वहाँ के प्राकृतिक प्रदेश या धरातली संरचना का निर्माण कैसे हुआ। तो पहला अध्ययन का कारण हमारे भारत की भूगर्भिक संरचना से जो हमें पता चलेगा कि हमारे भारत में जो प्राकृतिक प्रदेश जो बने हैं उनकी जो धरातली संरचना है, जैसे अगर आप देखेंगे हिमालय पर्वत, यह हमारे भारत का एक मुख्य प्राकृतिक प्रदेश है। और जब हम इस हिमालय प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो यहाँ की जो धरातली संरचना का एक जो सर्वप्रमुख स्वरूप आता है वो आता है माउंटेन, और उन माउंटेन्स को एक विशेष आपके वर्ग में रखा जाता है न्यू फोल्डेड माउंटेन, यानी कि मोरदार या नवीन वलित पर्वत। इन वलित पर्वतों के पीछे जो सबसे बड़ा एक कारण है वहाँ की चट्टानें, टर्सरी युग की चट्टानें। तो चट्टानों अध्ययन से जो हमें भूगर्भिक संरचना से जो ज्ञान मिलता है, हमारे देश की जो आपकी प्राचीन से लेकर के नवीनतम जो चट्टानें जो हमारे भूगर्भ में हैं, उन चट्टानों के स्वरूप का हमें पता चलता है। और उन स्वरूप के आधार पे उस चट्टानी आपके शैल क्रम से उस क्षेत्रों में बनने वाले प्राकृतिक प्रदेश, वहाँ की धरातली संरचना। एक ये हो गया आपका। तीसरा जो हमें महत्वपूर्ण जो एक ज्ञान मिलता है भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से, उस देश में पाए जाने वाले खनिजों के स्वरूप व उनकी उपलब्धता। क्योंकि जिस देश में जिस प्रकार की विशिष्ट चट्टानें मिलेंगी, उन चट्टानों के आधार पर ही वहाँ खनिज मिलेंगे। खनिज चूँकि आपको पता होगा एक ऐसे विशिष्ट आपकी प्राकृतिक उसमें जिसमें एक विशेष तत्व की आपकी उपलब्धता होगी। जैसे आपका लोहा हो गया, उसमें एक विशेष तत्व होगा आपका आयरन हो गया। डोलोमाइट में देखेंगे तो आपके मैग्नीज, चूना में देखेंगे तो आपके कैल्शियम तत्व, और ये तत्व जो है एक निश्चित प्रकार की आपकी चट्टानों में ही उपलब्ध होते हैं। तो खनिज की उपलब्धता और साथ ही साथ इन चट्टानों के क्षरण से संबंधित क्षेत्र में आपके कुछ विशिष्ट मिट्टी के भी स्वरूप मिलेंगे। यानी कि हमें जो इन भूगर्भिक संरचनाओं के अध्ययन से हमें जो अगला ज्ञान मिलता है उस क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टियों का स्वरूप। जैसे आप देखेंगे हमारे
भारत में प्रायद्वीपीय पठार के आपके दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में बेसाल्ट की चट्टानें हैं। अब बेसाल्ट की चट्टानों के ही क्षरण से हमारे भारत में किसका निर्माण हुआ, आपके काली मिट्टी का। प्रायद्वीपीय भारत में अगर आप देखेंगे आग्नेय इग्नियस चट्टानों का आपका प्राचीनतम स्वरूप है और इन्हीं के क्षरण से आपके यहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। भारत में सिंधु गंगा नदी का जो मैदान है, यहाँ पर विश्व भारत की आपकी सबसे उर्वर आपकी मिट्टी का आपका प्रमाण मिलता हुआ है, आपकी एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। और ये क्वार्टरनरी आपकी जो चट्टानें हैं इनके ही क्षरण से या प्लीस्टोसीन एज में जो चट्टानों के क्षरण से जो मिट्टी बनी आपके उत्तर भारत में कौन सी भी आपके जलोढ़ मिट्टी का। तो ये भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से हमें किसी भी देश में पाए जाने वाली वहाँ की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं उनके स्वरूप का पता चलता है, किस किस प्रकार की चट्टानें वहाँ पर विद्यमान हैं। दूसरा, उन चट्टानों के आपके स्वरूप के आधार पे वहाँ पर बनने वाले प्राकृतिक प्रदेश, उनकी धरातली संरचना, उस देश में पाए जाने वाली खनिजों की उपलब्धता और मिट्टी का स्वरूप। ये 4 ऐसे आयाम में हमारी भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से हमें इनका ज्ञान मिलता है। अब इस भूगर्भिक संरचना के हमारे जो टॉपिक है इसको हम एक नियमित रूप से अपने कुछ बिंदुओं में बांधते हुए इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो सिविल सर्विस स्टेट में देखेंगे, जो आपके डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं, उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपके इस भूगर्भिक संरचना से किन किन आपके आयाम पे प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने भारत में भूगर्भिक संरचना या भूगर्भिक इतिहास का एक सामान्य थोड़ा सा हम अध्ययन देखेंगे। फिर उसके बाद भारत में पाए जाने वाली चट्टानें, उनका निर्माण क्रम और उनका वर्गीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम देखेंगे। और इन्हीं चट्टानों के एक निरंतर फैलाव से आपका शैल क्रम यानी कि रॉक सिस्टम का आपका एक स्वरूप बनता है। और इन चट्टानों के निर्माण क्रम और उनके वर्गीकरण के बाद देखेंगे कि भारत में पाए जाने वाली जो रॉक बेस्ड सिस्टम है, शैल समूहों की स्थिति। कुछ नाम आपको पहले भी पता होगा जो प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ते हैं आप, आपकी आर्कियन युगीन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, विंध्य शैल समूह, गोंडवाना युग की जो चट्टानें आपकी मिल के जो बनाती हैं, गोंडवाना रॉक सिस्टम हो गया आपका, दक्कन ट्रैप सिस्टम, आपका टर्सरियन जो आपके एक शैल समूह का वो बनता है, क्वार्टनरी शैल समूह। ये सब भारत में आपकी पाए जाने वाली प्रमुख शैल समूहों की स्थिति है। फिर प्रत्येक शैल समूहों की हमें विशेषता देखनी है। जैसे मैं गोंडवाना शैल समूह की अगर एक बात करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ इन टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे, फिर उसको हम प्रारंभ से ही देखना प्रारंभ करेंगे। अगर हम शैल समूह की स्थिति के बारे में या उनकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे तो उनके उद्भव को हमें जानना जरूरी है कि हमारे पृथ्वी के इतिहास के समय में कब उद्भव हुआ। दूसरी चीज़ जो हमें इसके बारे में जानना अनिवार्य है, उसके लक्षण क्या है। चट्टानें कठोर भी होती हैं, मुलायम भी होती हैं, जिनको चट्टानों के वर्गीकरण में हम देखेंगे आग्नेय और अवसादी 2 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि उसके लक्षण आग्नेय या अवसादी के रूप में है या नहीं, इसके बारे में। फिर उसमें विशेष रूप से पाए जाने वाले या भारत में उसका उस विशेष शैल समूहों का विस्तार या उनकी भारत में किन भौतिक प्रदेशों में स्थिति है और उनमें पाए जाने वाले संसाधन की उपलब्धता। इन बिंदुओं पे हमारा पूरा जो भूगर्भिक संरचना का टॉपिक आज का रहेगा इसको हम पढ़ेंगे। तो
प्रारंभ में हमने देखा कि भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से हमें किन किन महत्वपूर्ण फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड हमारे ज्ञान मिलते हैं। हमें चट्टानों का, उस देश में पाए जाने वाले चट्टानों का जो स्वरूप हो गया, चट्टानों के स्वरूप के आधार पर उस देश में बनने वाले भौतिक प्रदेश, उनकी धरातली संरचना, खनिजों की उपलब्धता और मिट्टी। अब हम देखते हैं अपने भारत में जो भूगर्भिक इतिहास है, भारत की भूगर्भिक संरचना का जो इतिहास है सीधे सीधे आपके पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से जुड़ जाता है, क्योंकि हमारा भारत भी अगर आप देखेंगे हमारे प्लैनेट पृथ्वी में है, कोई अलग प्लैनेट से हम अलग किसी देश नेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो पृथ्वी के ही आपके ओरिजिन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ रहेगा हमारा भारत का भूगर्भिक इतिहास। और आपको पता ही होगा कि एक जो कॉस्मिक नेशन में बिग बैंग की थ्योरी जो आपकी स्वीकार की जाती है, जो हमारे ग्रहों के निर्माण के लिए सबसे, या सौरमंडल के आपके निर्माण के लिए सबसे एक अहम सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस बिग बैंग के आपके विस्फोट के बाद जो आपके खगोलीय पिंड रहे, जिनमें एक पृथ्वी भी रही, जो सर्वाधिक गर्म और गैस के गोले के रूप में रही। अब ये जो गर्म और गैस का गोला जो आपके हजारों करोड़ वर्ष पूर्व की जो घटना रही, उसके बाद धीरे धीरे ये खगोलीय पिंड में आपकी पृथ्वी भी आपके गर्म से पिघले हुए आपके स्तर से आपके ठंडे होने की आपकी स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू की, जिससे पृथ्वी के उद्भव के इतिहास के आधार पे आपके इन चट्टानों के भी निर्माण का भूगर्भिक इतिहास जुड़ जाता है, जो भारत से जुड़े हुए हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को सामान्यतः अध्ययन की दृष्टि से कुछ युगों या इरा में बांटा जाता है। जैसे सबसे प्राचीनतम जो आपका युग माना जाता है वो है प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन युग। ये हमारे पृथ्वी के उस गर्म खगोलीय पिंड से आपके ठंडे होने का एक जो पहला जो आपका प्रमाण माना जाता है, ये सर्व प्राचीन हमारे पृथ्वी के उद्भव का पहला चरण माना जाता है। इस युग के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस युग में ही हमारी पृथ्वी और हमारे भारत में भी अगर आप देखेंगे सबसे प्राचीनतम आपकी पहली चट्टान का निर्माण होता है, वो है आपका आर्कियन। चूँकि इस युग में आर्कियन चट्टानों का जो कि आग्नेय स्वरूप में होती हैं, इसलिए इसको हम आर्कियन युगन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा जो युग है वो है पुराजीवी या पैलियोजोइक। उसके बाद पुराजीवी के बाद हम देखेंगे तो अपने तीसरा जो युग आता हमारे पृथ्वी के उद्भव का जो इतिहास माना जाता है, मेसोजोइक। मेसोजोइक ये डायनासोर एज, जब हमारी पृथ्वी में एक विशालकाय विशिष्ट स्तनपायी जानवरों का आपका अस्तित्व था, वो रहा आपका मेसोजोइक। उसके बाद आता है आपका सीनोजोइक। इस सीनोजोइक में अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में जो एक विशेष भौतिक प्रदेश यानी हिमालय प्रदेश का जो निर्माण हुआ, जिसको हम टर्सरी एज भी कहते हैं, ठीक, ये एज जुड़ता है आपके हिमालय के निर्माण के युग से, वो है आपका सीनोजोइक हो गया। सीनोजोइक के बाद हमारी पृथ्वी का वह दौर जब हमारी पृथ्वी में तापमान तेजी से आपके गिरने लगे और हम एक आइस एज के युग में पहुंच गए थे। ये आपके विशुद्ध रूप से देखेंगे तो आपके पृथ्वी के उद्भव के इतिहास को हम 5 युगों में बांटते हैं। प्री कैम्ब्रियन सबसे पहला युग, पुराजीवी, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। जैसे हमारे मानव की एक आयु होती है, इस आयु के आधार पर हम अवस्था को बांटते हैं, वैसे ही हमारे पृथ्वी के उद्भव के इतिहास को भी इन 5 युगों में बांटा जाता। और इन्हीं युगों से जुड़ा हुआ हमारे भारत का आपका सीधा सीधा संबंध है भारत के भूगर्भिक इतिहास से, क्योंकि पृथ्वी के उद्भव के एक निश्चित आपके युग में भारत के आपके या विश्व के सभी देखा जाए तो आपके सभी चट्टानों के मूल स्वरूपों का आपका निर्माण हुआ। तो
चट्टानें अगर आप देखेंगे इन सभी युगों में हमारे पृथ्वी में जो मूलतः अगर चट्टानों को आप देखेंगे दो स्वरूपों में पाई जाती हैं। एक होती है आपकी आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, इग्नियस रॉक, और दूसरी होती है आपकी अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम। पृथ्वी के उद्भव के विभिन्न आपके युगों में मूलतः दो प्रकार की अगर आप चट्टानें देखेंगे, इन चट्टानों के स्वरूपों का हमारे भारत या पृथ्वी में आपके निश्चित रूप से इनका उद्भव प्रारंभ हुआ। 2 मिनट में थोड़ा इन चट्टानों के जो मूलतः दो चट्टानें इन स्वरूपों के बारे में बताना चाहूँगा। इसके अगर हम अपनी पृथ्वी या भारत के सबसे प्रारंभिक चट्टान की बात करेंगे या मूल चट्टान की, जो हमारे पृथ्वी में सबसे पहले आपके एक कठोर या फिर आपके मजबूत आधार के रूप में हमारे पृथ्वी में देखी गई, वो थी आपकी आग्नेय चट्टानें। ये हमारी पृथ्वी जब आपके गर्म और गैस के गोले से आपके ठंडे होने के स्तर में गैसियस स्टेज से आपके एक कठोर तत्व के आपके बदलने की प्रक्रिया में जब हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं बदल रही थी, तब जन्म हुआ था आपके आग्नेय सेल का। ये आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये रवेदार होती है, स्वरूप में देखेंगे तो बहुत कठोर है, और हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानों के स्वरूप में देखेंगे तो वो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, जो मूलतः आपके प्री कैम्ब्रियन काल या आर्कियन युग में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे हमारी पृथ्वी में आपके वनस्पति और आपके जीवों का आपका आधार बनना प्रारंभ हुआ, एक जीवन के रूप में इन्हें देखा गया, तो इन जीव अवशेषों के आपके लगातार यानी फोजाइल सेडिमेंट्री से आपके दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें अपने स्वरूप में थोड़ी कोमल होती हैं, किसकी तुलना में? आग्नेय। और अवसादी चट्टानों में आपके फोजाइल यानी जीवाश्म की क्या होती है? उपस्थिति। इन दोनों चट्टानों के आपके निरंतर अगर आप देखेंगे जो हमारी पृथ्वी में ताप दाब की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे ये चट्टानें अपने तीसरे स्वरूप में बदलती हैं, जिसे हम कहते हैं रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक या चट्टानें। जैसे आग्नेय में मैं अगर कहूं कि सबसे मूलभूत चट्टान जो आपकी मानी जाती है वो है आपकी ग्रेनाइट या नीस। आज के भारत में या पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे जो एक भवन निर्माण में सबसे कीमती जो पत्थर माना जाता है, जो आपके किसी भी एक लेवाइस एरिया को बहुत ज़्यादा एक आकर्षक बनाता है, वो ग्रेनाइट। भारत के कई प्राचीनतम अगर आप मंदिरों में भी देखेंगे तो मूलतः उस मूर्ति को बनाने के लिए आपके ग्रेनाइट चट्टानों का विशेष रूप से निर्माण होता था। अब इन ग्रेनाइट चट्टानों में अगर आप देखेंगे रासायनिक ताप और दाब की प्रक्रियाओं से लगातार ग्रेनाइट जो है आपके किस में रूपांतरित होता है? आपके नीस में। ग्रेनाइट का लगातार अगर आप देखेंगे रासायनिक ताप दाब जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं जो हमारे उसमें पृथ्वी में चलती है, किसमें रूपांतरित हो जाती है? आपके नीस में। अवसादी चट्टानों में अगर आप देखेंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर एक क्या है आपका? अवसादी चट्टान है। और ये चूना पत्थर जब आपके दूसरे अपने रासायनिक ताप और दाब की प्रक्रियाओं से अपने स्वरूप में बदलाव करेगा तो ये किसमें परिवर्तित होगा? आपके संगमरमर। वैसे ही अगर हम देखेंगे अवसादी चट्टानों में तीसरी बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर भी एक अवसादी आपकी चट्टान में शामिल किया जाता है, जो निरंतर ताप और दाब से अगर आप देखेंगे किसमें परिवर्तित हो गया? आपके क्वार्टजाइट से, क्वार्टजाइट में। तो हमारी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 युगों में हमने बांटा, और इन 5 युगों में अगर आप देखेंगे तो आपकी चट्टानें जो मूलतः 2 स्वरूप में पाई जाती हैं। सबसे प्रारंभिक मूल चट्टानें आग्नेय, जो आपके पृथ्वी के गर्म से ठंडे होने के आपके स्तर में आपके
रवेदार कठोर क्रिस्टलीय रूप में आपकी सबसे पहले उद्भव हुई थी। इन्हें कहा गया आग्नेय चट्टानें। जब हमारे पृथ्वी में जीव अवशेष आए, फोजाइल आए, मिट्टी में दबने और निक्षेपों के आपके लगातार जमने से एक परत दर परत आपकी जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो रही आपकी अवसादी। और लगातार इन दोनों ही आपके चट्टानों के रासायनिक प्रक्रियाओं के बदलाव से जो तीसरी चट्टान बनती है वो है आपकी रूपांतरित चट्टान। जैसे कि आपकी आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट है मूल, इसके रूपांतरण से कौन सी बनेगी आपकी नीस। चूना पत्थर है क्या आपकी अवसादी चट्टान, इनके रूपांतरण से कौन सी मेटामॉर्फिक चट्टान बनेगी संगमरमर। आपकी बलुआ पत्थर भी एक अवसादी चट्टान है, इसके रूपांतरण से क्या बनेगा आपका क्वार्टजाइट। तो भारत में आपका भूगर्भिक संरचना का भूगर्भिक इतिहास आपकी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के आपके उद्भव के कितने चरण हुए आपके 5 चरण हुए, प्रीकैम्ब्रियन, पुराजीवी, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। और इन्हीं भूगर्भिक इतिहास में आपकी पृथ्वी की 2 मूलतः चट्टानों का आपका निर्माण क्रम जारी रहा, जिसमें प्राथमिक चट्टान है आग्नेय और दूसरी जो आपके जीव अवशेष या फिर निक्षेपों के जमाव से बनी वो रही आपकी अवसादी चट्टानें। अब इस पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हमारे भारत में किन किन चट्टानों या सेल समूहों का निर्माण हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद हमें इससे जुड़ा हुआ जो हमारा तीसरा जो आपका भारत में पाई जाने वाली चट्टानों का निर्माण क्रम और उनके वर्गीकरण में हमें सहायता मिलेगी। तो हमारे पृथ्वी का सबसे पहला जो युग माना गया वो है प्रीकैम्ब्रियन और आर्कियन। इस युग में मूलतः हमारी जो सबसे पहली आग्नेय चट्टानों के रूप में जो आपकी चट्टान मिलती वो है आर्कियन सेल समूह। ये भारत क्या पूरे विश्व का सबसे पहला हमारे पृथ्वी का आंतरिक चट्टानों का स्वरूप है, जो रवेदार सेल यानी कि आग्नेय चट्टानों के स्वरूप में निर्माण हुआ इसका। और इन्हीं आर्कियन सेल समूह से आपके दूसरे सेल समूह जिसको हम कहते हैं धारवाड़ सेल समूह, इनका निर्माण क्रम हुआ। तो सबसे पहले हमारे प्रीकैम्ब्रियन युग में अगर आप देखेंगे आर्कियन सेल समूह, और ये सभी सेल समूह निरंतर आपकी पृथ्वी के इरोशन प्रोसेस यानी अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया से अपने दूसरे स्वरूप में भी परिवर्तित होते रहे। जैसे आर्कियन सेल समूह का अगर आप देखेंगे, इनके लगातार अपर्दन निक्षेपण से जो आपकी दूसरी सेल समूह का निर्माण हुआ वो रही आपकी धारवाड़ सेल समूह। ठीक, उसके बाद पुराजीवी युग में आते हैं आपका जो दूसरा युग रहा। इस युग में हमारे पृथ्वी में वनस्पति और कुछ जीवों के आपके वास्तविक जीव अवशेष की आपकी स्थिति बनने से धारवाड़ के फिर आपके अपर्दन से जो तीसरी आपकी चट्टान मिलती है या सेल समूह हमें जो प्राप्त होता है वो है आपकी कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह। और इन सभी युगों को कुछ आपके अलग अलग वर्गीकरण में इपोक में भी आपका बांटा गया है, यानी इनका पुनः युगों का क्या, क्योंकि अगर एक ही युग को देखेंगे आपके कई मिलियन वर्ष पूर्व के आपके लगभग 600-800 मिलियन वर्ष पूर्व का एक पूरा आपका एक सिनेरियो माना गया, उसको पुनः फिर 100-200 मिलियन वर्ष पूर्व में क्या किया गया आपका बांटा गया। पुराजीवी आपके या पैलियोजोइक इरा में अगर आप देखेंगे तो एक इसका उपचरण आता है कार्बेनिफेरस। कडप्पा के बाद जो आपका इसी युग में बनने वाली जो थी आपकी विंध्य सेल, अब विंध्य सेल के बाद अगर आप देखेंगे हमारे पृथ्वी में कार्बेनिफेरस युग में शुरू होता आपके अगले सेल समूह का आपका निर्माण, जिसको हम कहते हैं गोंडवाना सेल समूह। यह हमारी पृथ्वी में कार्बन तत्व के जमाव यानी कि बड़े पैमाने में वनस्पतियों के आपके लगातार जमने से जो हमारे इस पुराजीवी काल के आपके कार्बेनिफेरस में जो अगली जो आपकी सेल समूह का निर्माण होता है वो है आपकी गोंडवाना सेल समूह। यानी हम पुराजीवी कल्प में देखेंगे पैलियोजोइक, चूंकि इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है, प्रीकैम्ब्रियन के ज़्यादा अवशेष या फिर आज के समय में कोई भी एविडेंस नहीं होने से आपके सामान्यतः प्राथमिक युग में शामिल कर लिया जाता है आपका पुराजीवी। पुराजीवी में आपके धारवाड़ के अपर्दन से कडप्पा, कडप्पा के अपर्दन से फिर आपके विंध्य, और कार्बेनिफेरस युग में एक अलग आपके अवसादी सेल जिसमें कार्बन तत्व की अधिकता थी, गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हुआ। उसके बाद और ये गोंडवाना सेल समूह जो आपके पुराजीवी के कार्बेनिफेरस से आपके निर्माण क्रम प्रारंभ हुआ, इसका निर्माण पूर्ण कब हुआ आपके
डायनासोरस एज यानी कि आपके मेसोजोइक युग में। उसके बाद आपका सीनोजोइक, जिसमें टर्सरी सागर यानी सागरी निक्षेप से आपके जिस पूरे विश्व में नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा हिमालय भी है, उसमें एक विशेष प्रकार के सेल समूह यानी कि टर्सरी सेल का निर्माण हुआ। इससे पहले एक सेल समूह का और आपका छूट गया, इसको भी पूरा कर लेते हैं। मेसोजोइक में जो एक अगली सेल समूह का निर्माण हुआ वो रही आपकी दक्कन ट्रैप। भारत, इस प्रकार हमारे पूरे सेल समूहों का एक निश्चित क्रम हमें अभी सीनोजोइक काल तक हम देखे हैं। टर्सरी के बाद जो हमें नियोजोइक जो आइस एज है, इस काल के आपके अंतिम स्तर पे हमारी एक विशेष सेल समूह का निर्माण हुआ, जिसे हम क्वाटरनरी सेल या प्लीस्टोसीन सेल के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे भारत के भूगर्भिक इतिहास को अगर आप देखेंगे, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्राचीनतम आपके निर्माण क्रम से आपके नवीनतम निर्माण क्रम, ये पूरे इसके बाद आधुनिक काल शुरू हो जाता है। तो प्राचीनतम काल से लेकर के नवीनतम पूरे सेल समूहों की विद्यमानता हमारे भारत के भूगर्भिक संरचना में शामिल होती है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियन काल में आपके आर्कियन सेल समूह का उद्भव हुआ, और इन्हीं आर्कियन सेल समूहों के आपके अपर्दन से हम देखेंगे तो आपके धारवाड़ सेल समूहों का, धारवाड़ सेल समूहों के बाद अगर आप देखेंगे जो हमारा दूसरा युग आता है पैलियोजोइक या पुराजीवी, इस पुराजीवी में आपके 3 सेल समूहों का निर्माण हुआ। पहली धारवाड़ के आपके रूपांतरण यानी अपर्दन से बनी कडप्पा सेल समूह, कडप्पा सेल समूह के बाद आपकी बनी विंध्य सेल समूह। धारवाड़ से लेकर के विंध्य तक देखेंगे तो ये आपके अवसादी सेल में ही आती है, लेकिन अगर आप देखेंगे इनमें धारवाड़ और कडप्पा में समानता आपके जीव अवशेष नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पुराजीवी के अंतिम स्तर में आपके वनस्पति और जीव अवशेषों की आपकी विद्यमानता बनी, क्योंकि जब अवशेष बनने के लिए क्या जरूरी है, आपके वनस्पतियाँ होनी चाहिए और आपके जीव होना चाहिए, जो आपके पुराजीवी के अंतिम चरण में आपके देखने के लिए मिलते हैं। जो विशुद्ध रूप से अगर आप देखेंगे तो विंध्य सेल समूह में जीव अवशेष, और उसके बाद जो आपके कार्बोनिफेरस में कार्बन तत्व के जमाव से विशुद्ध अवशेष जो फॉसिल हमें मिलते हैं, वो किस में मिलते हैं, आपके गोंडवाना सेल समूहों से। गोंडवाना सेल समूहों के आपके बाद अगर आप देखेंगे दक्कन ट्रैप समूह आ जाएगा। दक्कन ट्रैप के बाद आपके टर्सरी सेल समूह। दक्कन ट्रैप अगर आप देखेंगे तो हमारे पृथ्वी में ज्वालामुखी यानी कि आपके वॉल्केनिक जो प्रोसेस रहे, जिससे पृथ्वी का गर्म जो लावा आपके बाहर निकल करके एक विशुद्ध आपके तत्व के रूप में विद्यमान होता है, उससे बनी चट्टानें जो सामान्यतः विशाल चट्टानें आती है, वो दक्कन ट्रैप सेल समूह में ही शामिल होती है। हमारे भारत का दक्कन का पठार इसका सबसे आपका एक अच्छा केंद्र माना जाता है। उसके बाद सीनोजोइक यानी टर्सरी काल में आपके हिमालय के तलछटी में मिलने वाले जितने भी सागरी निक्षेपों से ठीक जीवाश्म ईंधन यानी कि आपके पेट्रोलियम ईंधन या पेट्रोल की जो आपकी विद्यमानता वो हमें कहाँ पर मिलती है, आपके टर्सरी सेल में। और उसके बाद आपके नियोजोइक काल के अंतिम स्तर में बनती है हमारे पृथ्वी या भारत में क्वाटरनरी सेल या प्लीस्टोसीन सेल, जो सामान्यतः आपके उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी के रूप में विद्यमान है। तो ये हमारे भारत का भूगर्भिक इतिहास जो है आपके पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से जोड़ करके हमने अपने भारत में इस पूरे क्रम में बनने वाली आपके सेल समूहों को देखा। अब हम देखते हैं कि भारत में पाए जाने वाली चट्टानें कौन सी हैं और उन चट्टानों का निर्माण का क्रम क्या है, और भारत में इन चट्टानों का वर्गीकरण कैसे करते। अब इसको आप बहुत सहज रूप से इसको समझ सकते हैं। चलिए अब निर्माण क्रम में आप देखते हैं कि हमारे भारत में इन चट्टानों का आपका निर्माण किन किन क्रम में किया गया, वर्गीकरण क्या है। तो पहले हम वर्गीकरण देखेंगे कि हमारे भारत में जो है चट्टानों का वर्गीकरण किस किस आधार से किया जाता है। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारतीय चट्टानों का जो आपका वर्गीकरण है, पहले हम वर्गीकरण करेंगे फिर निर्माण क्रम को भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक, इन चट्टानों को जो भारत में पाई जाती है
इनको 4 विशिष्ट वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में रखा जाता है? 4 वर्गों में। और ये 4 वर्ग हमारे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में जैसे इनका निर्माण क्रम हुआ उसी के अनुसार आपके इनको रखा गया है। पहले में रखा जाता आपके आर्कियन समूह को, जिसमें आपके प्री कैम्ब्रियन काल में उद्भव हुई हमारे पृथ्वी या भारत की मूल चट्टान को शामिल किया जाता है। सेल समूह को आर्कियन सेल समूह। अब इसके अंतर्गत इन चट्टानों में कौन से रॉक सिस्टम है इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, आर्कियन समूह में आपकी पहला आर्कियन सेल समूह, दूसरा इनके रूपांतरण से बनी धारवाड़ सेल समूह या धारवाड़ रॉक ग्रुप। दूसरे में रखा गया पुराण या प्राच्य समूह को, पुराण या प्राच्य सेल समूह को। और इसमें आपके शामिल होने वाली जो आपके सेल समूह हैं वो है आपके धारवाड़ के रूपांतरण से बनने वाली कडप्पा और कडप्पा के अपरदन से बनने वाली विंध्यन सेल समूह। ठीक, इससे आपको समझने में बहुत सहजता हो जाएगी भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण से कि हमारे भारत में पाए जाने वाली भूगर्भीय संरचना में किन किन आपके सेल समूहों की आपकी विद्यमानता है। ठीक, तो पुराण या प्राच्य सेल समूह में रखा गया कडप्पा और विंध्य सेल समूह को। उसके बाद अगर हम देखेंगे थर्ड में आता आपके चट्टानों के वर्गीकरण में द्रविड़ियन सेल समूह। तो ये समूह जो है या चट्टानों के वर्गीकरण में देखेंगे ये भारत में विद्यमान नहीं है। ठीक, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने का प्रयास नहीं करना है। उसके बाद हमें देखना है चौथा जो चट्टानों का वर्गीकरण है आर्यन समूह। इस आर्यन समूह में विशुद्ध रूप से जो अवसादी स्वरूप की चट्टानें हैं जैसे गोंडवाना सेल समूह, दक्कन ट्रैप, टर्सरली और क्वाटनरी, इन 4 सेल समूहों को हम इसमें शामिल करते हैं आपके आर्यन सेल समूह में। तो दोस्तों ये आज हमारे भारत में जो पाए जाने वाले चट्टानें हैं इन चट्टानों का हमने 4 समूहों में वर्गीकरण किया, आर्कियन, पुराण, प्राच्य, द्रविड़ियन और आर्यन। और इन समूहों के अंतर्गत इन चट्टानों के व्यापक विस्तार से बनने वाले आपके सेल समूह यानी रॉक सिस्टम को हमने इनके अंतर्गत रखा। आर्कियन समूह में आने वाली आपकी आर्कियन सेल समूह और दूसरी है आपका धारवाड़ सेल समूह। पुराण या प्राच्य में फिर रखी गई आपकी कडप्पा सेल समूह और विंध्य सेल समूह। चूंकि द्रविड़ियन में अगर आप देखेंगे भारत में आपकी विद्यमान नहीं है, तो उसके बाद चौथे में आपका आता है आर्यन सेल समूह। विशुद्ध 4 जो आपकी जो सेल समूह रखी गई हैं आपकी गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटनरी, ये हमारे भारत में पाए जाने वाली चट्टानों का वर्गीकरण है। और निर्माण क्रम में आप विशुद्ध रूप से इसमें इसी से ही आप समझ सकते हैं कि इनका निर्माण क्रम भी क्या होगा। तो सबसे पहले आपके प्री कैम्ब्रियन में बनने वाली मूल चट्टान जो आग्नेय स्वरूप में पाई गई वो कौन सी थी दोस्तों? आर्कियन। और आर्कियन जो वर्तमान में पूरे विश्व में भी अगर आप देखेंगे अपने विशुद्ध रूप में आज विद्यमान नहीं है, ये अपने स्वरूप को परिवर्तित कर चुकी है। बहुत ही मूलतः अगर आप देखेंगे इसके प्रारंभिक अवशेष मिलेंगे और इसके रूपांतरण से जो अगली आपकी चट्टान बनती है जो आपके अवसादी चट्टानों में सबसे प्राचीनतम मानी जाती है तो अवसादी, लेकिन इस धारवाड़ में अगर आप देखेंगे
आपको जीव अवशेष नहीं मिलेंगे, लेकिन रखा किस में गया, आपके अवसादी में, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर हम देखेंगे इसके रूपांतरण का एक या अपक्षण का आपका एक स्तर रहा जो धारवाड़ आर्कियन से आपके धारवाड़ में परिवर्तित हुई। जीव अवशेष क्यों नहीं मिले, क्योंकि ये पैलियोजोइक काल के आपके उस युग में इसका निर्माण क्रम प्रारंभ हुआ था आपके, या फिर प्री कैम्ब्रियन के अंतिम स्तर में, जब कोई भी आपके जीव की विद्यमानता हमारे पृथ्वी में नहीं थी। और बहुत प्राचीनतम आपके दीर्घ काल होने के कारण हो भी सकता है कि कोई जीव अवशेष थोड़े से भी रहेंगे, वो आप वर्तमान में भी इसमें विद्यमान नहीं है। फिर धारवाड़ के अपरदन से कड़प्पा के अपरदन से फिर बनी आपकी विंध्य। तो ये एक क्रम है, पहले 4 शैल समूहों का आपका क्रम निर्माण क्रम याद रखना, आर्कियन के बाद धारवाड़, कड़प्पा से विंध्य, ये एक दूसरे के अपरदन से बनने वाली प्रारंभिक 4 शैल समूहों का आपका निर्माण क्रम है। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पैलियोजोइक के कार्बोनिफेरस में जब हमारी पृथ्वी में कार्बन का जमाव प्रारंभ हुआ, तब हमारे पृथ्वी और हमारे भारत में भी अगर आप देखेंगे गोंडवाना शैल समूह की आपके चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ, जो मेसोजोइक काल में जाकर के पूर्ण हुआ था। तो फिर आएगा आपका दूसरा सेट जो आपके चट्टानों के निर्माण में आएगा, वो है आपका गोंडवाना। और गोंडवाना के बाद मेसोजोइक काल में ही जो मैं आपको बताया था आपके दरारी उद्भेदन, यानी कि ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जो आपके उनके ब्रेकेजेस यानी दरारों से जो लावा निकल करके आपका ठंडा हुआ, जिससे बेसाल्ट की चट्टानें बनी, उससे बनने वाला आपका दक्कन ट्रैप। देखिए दक्कन ट्रैप शैल समूह से जुड़ी हुई एक शब्दावली भी आपके लावा ट्रैप। भारत में अगर आप दक्कन के पठार में जाएंगे तो वहाँ पर जो बेसाल्ट की चट्टानें आपको एक सीढ़ी नुमा आपके ट्रैप के उसमें विद्यमानता दिखती है, जिसको कहा जाता है आपका लावा ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बाद फिर देखेंगे सीनोजोइक काल में आपकी टर्सरी शैल समूह, जो हमारे हिमालय के आपके तलहटी में आपके पेट्रोलियम के बड़े भंडार जो पाए जाते हैं, वो आपके टर्सरी शैल समूह के कारण है। उसके बाद क्वाटरनरी शैल समूह या प्लीस्टोसीन शैल समूह, ये हमारे भारत में चट्टानों का आपका निर्माण क्रम है। इससे पहले हमने इनका वर्गीकरण देखा, उससे पहले भूगर्भिक इतिहास में इनके उद्भव का क्रम, हमारे पृथ्वी के उद्भव के किस युग में हुआ, इसके बारे में हमने देखा। अब हम सीधे आते हैं दोस्तों अपने सबसे महत्वपूर्ण आपके एरिया में इन सभी शैल समूहों के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपके इनकी विशेषताओं के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, जो हमें जानना जरूरी है। तो अब एक एक करके सभी शैल समूहों के बारे में हम देखेंगे, इनकी विशेषताओं में कि इनका उद्भव कब हुआ, इनके क्या लक्षण हैं, भारत में इनके विस्तार और इनमें विद्यमान संसाधन, यानी कि इन शैल समूहों से हमें किस विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन यानी कि आपके खनिज या फिर आपके किसी मिट्टी के स्वरूप का हमें उससे लाभ मिलता है। चलिए, भारत में पाए जाने वाली आपकी भूगर्भिक संरचनाओं में विशिष्ट शैल समूह का परिचय या उनकी विशेषताएं। भारत की भूगर्भिक संरचना में विद्यमान या उनसे मिलने वाली चट्टानों या शैल समूह की विशेषताएं। अब इन विशेषताओं में अगर किसी भी एक शैल समूह के बारे में हमें देखना रहेगा तो सबसे पहले आपको इसके उद्भव के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपके पृथ्वी के उद्भव के किस युग में बनी, उसके लक्षण के बारे में, उसका भारत में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और उसमें मिलने वाले संसाधन की जानकारी। बहुत सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे तो इसको आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम अपने इंडिया मैप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसको मैप में आपको समझाना पड़ेगा इसकी विद्यमानता को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है।
चलिए, तो भारत में पाए जाने वाले सेल समूह के निर्माण क्रम में हमने देखा सबसे पहले आपकी आर्कियन सेल समूह। मैं यहाँ पर एक लिख भी दे रहा हूँ कि किन किन सेल समूहों के बारे में आपको देखना है। आर्कियन निर्माण क्रम में आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। फिर धारवाड़ के बाद कड़प्पा के बाद देखेंगे तो विंध्य। ये पहला सेट रहा आपके निर्माण क्रम में। उसके बाद दूसरा सेट जो रहेगा आपका गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटरनरी सेल समूह। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्कियन सेल समूहों की। तो ये हमारे भारत में पाए जाने वाली भूगर्भीय संरचना में अगर आप देखेंगे तो सबसे प्राचीनतम सेल समूह के रूप में किसको रखा जाता है? आपके आर्कियन। अच्छा, इन सभी सेल समूहों को अगर आप देखेंगे तो भारत में जो सबसे ज़्यादा भौतिक प्रदेश में इन अधिकांश सेल समूहों को आप देख सकते हैं या इनके लक्षण आपको मिलेंगे, वो है हमारे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारे पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम भाग यानी गोंडवाना लैंड का आपका एक अंश है। और इसी गोंडवाना लैंड में अगर जब ये पृथ्वी का प्राचीनतम भाग है तो आपको उसी भाग में सबसे प्राचीनतम किसके मिलेंगे आपके लक्षण? आर्कियन सेल समूह के। और आर्कियन सेल समूह अगर मिल गई तो मान के चलिए उसके रूपांतरण से मिलने वाली 4 आपके सेल समूह भी आपको कहां पर मिल जाएंगे? स्वतः रूप से, जहां पर उसके पहले मुख्य या प्राचीनतम या मूल चट्टान का आपका स्वरूप है। तो आर्कियन सेल समूह हमारे भारत की या पूरे पृथ्वी में पाए जाने वाली आपकी सबसे प्राचीनतम या सर्वप्राचीन आपका सेल समूह है, जो पृथ्वी के आपके गर्म या गैस पिंड से आपके ठंडे होने के स्तर में सबसे पहले आपके बनने वाली कठोर चट्टान है। इनका अगर आप लक्षण देखेंगे इस सेल समूह का, जो आपके आर्कियन का, इनका लक्षण क्या है? ये कठोर चट्टानें हैं और जो रवेदार या क्रिस्टलीय रूप में क्या है? विद्यमान है। उसके बाद विस्तार अगर आप देखेंगे भारत में आर्कियन सेल समूह का वास्तविक विस्तार हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है? आपके प्रायद्वीपीय भारत में। इसके विस्तार को लेके चूंकि आप भारत के संदर्भ में बता रहे हैं तो इसके कुछ विशिष्ट जो आपके खंड आज भी जो पाए जाते हैं विशुद्ध, उसके बारे में बता सकते हैं। आपके आर्कियन सेल समूह के नीस के जो आपके विशुद्ध रूप से जो एक खंड पाए जाते हैं भारत में, जिसको कहा जाता है आपके भारत में पाए जाने वाला मध्य प्रदेश का अगर भाग देखेंगे, बुंदेलखंड के नीस और हमारे चूंकि प्लेटों के संचरण से आपके भौतिक प्रदेशों में भी आपके मूवमेंट होता है, आपका एक जो आर्कियन का या आर्कियन की जो नीस का सबसे प्राचीनतम जो आपका प्रमाण है वह आपके महान हिमालय के गर्भ में भी एक रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन के रूप में क्या है? आपका विद्यमान है। तो भारत में यदि आप इसका विस्तार देखेंगे मुख्य रूप से आपके आर्कियन सेल समूह का कहां पर है? आपके भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। और इसके रूपांतरण के यानी नीस के अगर आप लक्षण देखेंगे या फिर आपके जो अवशेष हैं वो आपके बुंदेलखंड के नीस और महान हिमालय के आपके गर्भ में आपके रीढ़ की हड्डी के रूप में क्या है? आपके विद्यमान है। दोस्तों, खनिज में अगर आप देखेंगे तो ये चूंकि आपके इग्नियस यानी कि आपके आग्नेय सेल का विशुद्ध रूप जो माना जाता है वो है आपकी आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह में अगर खनिज संसाधन की उपलब्धता अगर आप देखेंगे तो इससे आपको आग्नेय चट्टानों का सबसे विशुद्ध स्रोत माना जाता है, जिससे आपकी आग्नेय चट्टानें मिलती है। और आग्नेय चट्टानें मुझे बताने में आपको ये नहीं सहज रूप से पता होगा कि किस संसाधन में खनिज जो मूल रूप से पाया जाता है आपके आग्नेय चट्टानों में, वह है आपका मेटेलिक मिनरल्स यानी कि धात्विक खनिजें। ऐसी खनिज जिनको अगर आप देखेंगे जिनमें अघात वर्धनीयता यानी कि उनमें चोट सहन करने की जो शक्ति होती है आपकी अधिक होती है, उनमें लचीलापन होता है, जैसे लोहा हो गया। ठीक है, क्या होगा आपका? लोहा। तांबा हो गया आपका, मैग्नीज
और इस श्रेणी में आने वाले जितने भी आपके धात्विक खनिज है वो सब किस में मिलेंगे आपको? आर्कियन सेल समूह में, क्योंकि आग्नेय सेल का क्या माना जाता है आपका उदाहरण। तो आर्कियन सेल समूह का उद्भव हुआ हमारे किस में? प्रीकैम्ब्रियन काल में। लक्षण देखेंगे तो यह हमारी पृथ्वी की मूलभूत प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं जिनका विस्तार भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर? आपके प्रायद्वीपीय भारत में। और खनिज संसाधन की उपलब्धता में देखेंगे तो इस आपके आग्नेय स्वरूप की चट्टानों में अगर हम देखेंगे तो आपके धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, तांबा और मैग्नीज मिलते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज़्यादा जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो आपकी लाल मिट्टी। इन्हीं आग्नेय चट्टानों के क्षरण से आपके प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। चलिए अब उसके बाद धारवाड़ में आती है, बहुत महत्वपूर्ण है धारवाड़ सेल समूह। अब हमारे दूसरे सेल समूह की आपके कैरेक्टरिस्टिक विशेषता के बारे में देखेंगे। तो धारवाड़ सेल समूह का आपका उद्भव कब हुआ? सामान्यतः आप इसको कह सकते हैं प्रीकैम्ब्रियन के आपके अंतिम स्तर में, और आर्कियन युग के आपकी चट्टानों के ही अपरदन से आपके किसका निर्माण होता है? धारवाड़। जैसे आग्नेय चट्टानों में सर्वप्राचीन या मूल चट्टान के रूप में आपके समूह में रखा जाता आर्कियन को, वैसी अवसादी चट्टानों का सबसे प्राचीनतम स्वरूप माना जाता आपके धारवाड़ चट्टानों को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई अवसाद कहने से तो ये आता है कि भाई उसमें कोई जीव अवशेष होंगे, लेकिन अगर आप धारवाड़ को देखेंगे इसमें जीव अवशेष नहीं पाए जाते। इनको आपके अवसादी में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि एक आपके आर्कियन के अपरदन के स्वरूप में है, और उस समय आपके कोई विशिष्ट प्रीकैम्ब्रियन के अंतिम चरण में देखेंगे जीव अवशेष विद्यमानता नहीं रही, इसलिए आपके इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते। अवसादी है लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे। विशुद्ध रूप से जीवाश्म वाली अवसादी चट्टानों को अगर आप देखेंगे तो विंध्य से शुरू होती है। विंध्य हो गया, गोंडवाना हो गया आपका, दक्कन, टर्सरी, इन सभी में आपको क्या मिलेंगे? जीव अवशेष। धारवाड़ जो है आपकी है तो अवसादी लेकिन इसमें जीव अवशेष विद्यमान नहीं है। तो सामान्यतः ये आपकी सर्वप्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। धारवाड़ जो नाम भी आपका एक सामान्य माना जाता है, हमारे कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र जो शिमोगा जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इसकी विशुद्ध चट्टानों का एक प्रारंभिक आपका लक्षण मिलता है, इसलिए हम इसे किस नाम से पुकारते हैं? धारवाड़ चट्टानों के नाम से। तो ये भारत के आपके कर्नाटक के शिमोगा जिले के धारवाड़ क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण आपके इसका नामकरण क्या किया गया है? धारवाड़ युग की चट्टानें। अब इसमें खनिज संसाधन अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन जो हमें भूलना नहीं है, आपको जो याद रखना है, इसकी स्लेट चट्टानों से, धारवाड़ युग की स्लेट चट्टानों से आपके परमाणविक खनिज यानी कि भारी तत्व के खनिज पाए जाते हैं, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम, बेरिलियम। जितने भी आप देखेंगे दक्षिण भारत या आंध्र प्रदेश में जो आपके इसके प्रमाण मिले हैं आपके परमाणविक खनिजों के जो भारी तत्व के हैं, उसका एकमात्र कारण है धारवाड़ युग की आपकी स्लेट चट्टानें। तो पहला परमाणविक खनिज का सबसे बेहतर आपका शोध। दूसरा आपके चूंकि आर्कियन के ही अपरदन से बनी हुई है, इसलिए इसमें कुछ विशिष्ट आपकी देखेंगे शैल समूह के रूप में आपके लोहा यानी आयरन भी आपके विशुद्ध रूप से किस में मिलेगा? आपके धारवाड़ सेल समूह में मिलेगा। ठीक है। अब ये भारत में अगर विस्तार देखेंगे तो केंद्र तो आपको याद रखना ही है, धारवाड़ का कहाँ पर होगा? आपके प्रायद्वीपीय भारत में। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत से बाहर के भी कुछ भौतिक प्रदेशों में इसकी विद्यमानता है। जैसे हम देखेंगे, पहला प्रायद्वीपीय बाह्य जो क्षेत्र आते हैं उसमें आपका शिमोगा श्रेणी कहाँ पर है आपके? या शिलांग श्रेणी, शिमोगा नहीं, शिलांग श्रेणी मेघालय का आपका पठारी क्षेत्र जहां पर विद्यमान है, शिलांग श्रेणी। ठीक। उसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में एक और श्रेणी है, वक्रता श्रेणी।
यहाँ पर भी आपकी धारवाड़ शैल क्या है आपका विद्यमान, यानी प्रायद्वीपीय भारत इसका मुख्य क्षेत्र हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में आप राज्यों के नाम भी लिख सकते हैं। प्रायद्वीपीय बाह्य में अगर क्षेत्र में देखेंगे तो मेघालय की शिलांग श्रेणी, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में पाई जाने वाली वक्रता श्रेणी, यह आपके धारवाड़ शैल समूह की मुख्य विद्यमानता आपकी पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे जिस शैल समूह को माना जाता है वो आपकी धारवाड़ हो गई। धारवाड़ के बाद है आपकी कडप्पा। कडप्पा नामकरण आपके भारत में ही आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा श्रेणी में अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे प्रारंभिक इन शैलों के आपके प्रमाण के कारण इनका नाम क्या बना आपका कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह अगर आप देखेंगे इनका जो लक्षण होगा वो क्या होगा, आपके इस धारवाड़ शैल समूह के अपरदन से बनने वाली आपकी शैल समूह जो बनती वो कौन सी हो गई आपकी कडप्पा। ये एक अवसादी शैल समूह, क्या लक्षण हो गया इसका, ये भी धारवाड़ के अपरदन से बनी आपकी अवसादी शैल। नामकरण को याद रखिएगा, आपके आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा श्रेणी में मूलतः इसके प्रारंभिक आपके सबसे प्राचीनतम लक्षण या सर्वाधिक फैलाव होने के कारण इसको नाम क्या दिया गया, कुड़प्पा श्रेणी। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे भारत का पूर्वी घाट जो बनता है, पूर्वी घाट ना, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूर्वी घाट जो आपके सामान्यतः जो आपके उड़ीसा से अगर आप देखेंगे कहाँ तक फैला हुआ, आपके तमिलनाडु तक। इस पूर्वी घाट का निर्माण क्रम भी अगर आप देखेंगे, ये पूर्वी घाट आपके इसी कडप्पा शैल समूह का ही विस्तारित भाग माना जाता है। ठीक, खनिजों में संसाधन या फिर विस्तार अगर आप देखेंगे मूलतः आपके भारत के प्रायद्वीपीय भारत में भी अगर आप देखा है कोई विशेष अगर आपकी श्रेणी अगर बोले, नल्ला मलाई, पापाघानी और आपका पूर्वी राजस्थान, याद रखिएगा कडप्पा भारत में पाया जाता मूलतः आपके प्रायद्वीपीय भारत में। श्रेणियों का नाम लिख सकते हैं, नल्ला मलाई और पापाघानी श्रेणी और पूर्वी राजस्थान। जितना चूना पत्थर संगमरमर का क्षेत्र देखेंगे तो आपकी इसी कडप्पा श्रेणी से बना हुआ है। ठीक, संसाधन चूना पत्थर लाइमस्टोन याद रखिएगा जो आपके अवसादी आपके उसमें चट्टानों में या फिर खनिज संसाधन में जोड़ा जाता है। विंध्य शैल समूह भारत में आपके इस कडप्पा शैल समूह के अपरदन से बनने वाली आपकी अगली जो आपके शैल समूह का नाम है वो है आपका विंध्य शैल समूह। विंध्य शैल समूह में सामान्यतः सागरीय निक्षेपों के निर्माण का भी एक क्रम इससे जुड़ता है। तो उद्भव याद रखिएगा, इसका उद्भव जो है विंध्य शैल समूह का, अगर आप पृथ्वी के उद्भव के युग को भी देना चाहे तो यहाँ पर बिल्कुल दे सकते हैं। पूरा जीवी कल्प में आपके कडप्पा शैल समूह के अपरदन से बनने वाली आपकी शैल समूह आपकी विंध्य शैल समूह। उसके बाद इसके लक्षण में आपको लिखना है कि ये किस प्रकार की चट्टानों के स्वरूप में आती है, अवसादी चट्टानों के आपके समूह में शामिल की जाती है। भारत में अगर इसका आप विस्तार देखेंगे तो विशेष रूप से अगर इसके विस्तार को हम देखें तो यह आपके राजस्थान में जो आपका पश्चिमी राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र माना जाता आपका, इस चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से मध्य प्रदेश होते हुए आपके बिहार के सासाराम, बहुत फेमस आपका बिहार का क्षेत्र है सासाराम। जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें शेर शाह सूरी एक अफगानी शासक का नाम आता है, जिसके मॉन्यूमेंट में देखेंगे जो उसकी बनाई गई उसके आपके सबसे सुंदर जो मकबरा माना जाता भारत में मुगल काल का, वो शेर शाह सूरी का जो सासाराम में ही झील के किनारे आपका बनाया गया है। तो विंध्य शैल समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आपके राजस्थान के पश्चिम में चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम में। और इसी बेल्ट में अगर आप देखेंगे आपके इस मध्य प्रदेश का चूना और हीरा विंध्य शैल समूह में पाए जाने वाले संसाधन या खनिज की उपलब्धता में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो आपका एक खनिज आपको याद रखना वो है डायमंड। मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र और आपका गोलकुंडा जो भारत में
पूरे भारत क्या पूरे विश्व के सबसे बहुमूल्य हीरो का जो आपका खान माना जाता है वो गोलकुंडा का जो आपका एक जो माइंस का जो भी एरिया है वो आपके विंध्य शैल समूह के ही क्षरण के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो खनिज में अवसादी के आपके उसके स्वरूप में आपका चूना पत्थर हो गया, ठीक, बलुआ पत्थर भी आपके महत्वपूर्ण रूप से आएगा, और हीरा भी आप चाहे तो बता सकते हैं मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र और गोलकुंडा की खानों से मिलने वाला आपका हीरा खनन क्षेत्र, वो किसमें शामिल होगा आपके विंध्य शैल समूह में। ये सभी जो है आप 30-30 शब्द में बिल्कुल इसको आपको बना के रखना, बाद में मैं बताऊंगा प्रश्नों के बारे में। उसके बाद हम आते हैं आपके अगले सेट बी के आपके शैल समूह में, जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह अभी निर्माण क्रम के दूसरे सेट के आपके दक्कन ट्रैप, उसके बाद आपका टर्शियरी सेल, और उसके बाद आएगा आपका प्लीस्टोसिन या क्वाटरनरी सेल। गोंडवाना सेल जैसे धारवाड़ सेल समूह आपके अगर मैं कहूँ आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य आपका सेल समूह है, वैसे गोंडवाना सेल समूह अगर आप देखेंगे विश्व के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जो सबसे अनिवार्य माना जाता है आपका कोयला यानी कि कोल कार्बन, ये आपको कहाँ से मिलेगा? गोंडवाना सेल समूह से। गोंडवाना सेल समूह का निर्माण आपको पता है कि हमने पृथ्वी के किस भूगर्भिक इतिहास में देखा था, ये आपके कार्बेनिफेरस युग से हमारी पृथ्वी में कार्बन का जमाव प्रारंभ हुआ था, जो पूर्ण कब हुआ? आपके मेसोजोइक में। तो उद्भव अगर हम देखेंगे गोंडवाना सेल समूह का आपके कार्बेनिफेरस युग से निर्माण प्रारंभ होकर के पूर्ण कब हुआ? आपके मेसोजोइक युग में पूर्ण हुआ। और लक्षण में अगर आप देखेंगे विशुद्ध रूप से आपके वनस्पति और जीवों के जमाव से इसमें आपके जीवाश्म की विशुद्ध उपलब्धता होने से यह आपके अवसादी सेल में शामिल होती है। विस्तार भारत में आपका प्रायद्वीपीय पठार है, और प्रायद्वीपीय पठार में भी आपके गोंडवाना के पाए जाने वाले जो आपके अवशेष हैं उसके आधार पर इसको अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना के भी आपके उसमें रखा जाता है। बहुत सारे नदी घाटी क्षेत्र आपके गोंडवाना सेल समूह के ही आपके क्षेत्र हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी श्रेणी हो गया, ठीक। आपके छत्तीसगढ़ में भी बहुमूल्य रूप से देखेंगे कई नदी घाटी क्षेत्र जो आते हैं आपके, जो हसदेव रामपुर का, वो भी किस में आ जाता है? आपके इस गोंडवाना के ही आपके सेल समूह के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत विशुद्ध रूप से याद रखिएगा। भारत स्तर पे देखेंगे तो आपके दामोदर नदी घाटी श्रेणी हो गया आपका, ये विशुद्ध आपका क्षेत्र है जो आपके पश्चिम बंगाल और आपके झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक। संसाधन में कोयला को याद रखिएगा, गोंडवाना सेल समूह से प्राप्त होने वाला आपका महत्वपूर्ण जो खनिज है वो आपका कौन सा होगा? कोयला होगा, ठीक। हर सेल समूह को आपको इन 4 दृष्टि से ही बताना है, उद्भव, लक्षण, विस्तार और संसाधन की उपलब्धता, ठीक। उसके बाद आते हैं हम दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप से जुड़ा हुआ एक जो आपको टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, 30 शब्दों में पूछ सकता है, लावा ट्रैप क्या है? लावा ट्रैप आएगा तो बिल्कुल भी आप वहां पर घबराइएगा मत। लावा ट्रैप पूछा यानी सीधे सीधे आपको भारत के एक सेल समूह के आपके विशिष्ट आपकी संरचनात्मक स्थिति को बतानी है, वो है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप भी अगर आप देखेंगे आपके भारत में इसका उद्भव कब हुआ? मेसोजोइक काल में। और क्यों हुआ? ज्वालामुखी क्रियाओं से जो आपके दरारी जो उद्भेदन थे यानी जो ब्रेकेजेस थे आपके चट्टानों से, उनसे निकलने वाले लावे के आपके जमाव से। और यही जब लावा आपके इस दक्कन के पठार में अगर आप देखेंगे एक ट्रैप यानी कि सीढ़ी नुमा आकृति में आपका ये जमने लग गया, तो इसको नाम दिया गया आपका लावा ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप का उद्भव हमारे भारत में अगर आप देखेंगे मेसोजोइक युग में किस घटना के कारण हुआ? ज्वालामुखी क्रियाओं के दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा के जमाव से। भारत में विस्तार विशुद्ध रूप से देखेंगे तो आपका दक्कन का पठार, इसका विशुद्ध क्षेत्र माना जाता है आपके दक्कन ट्रैप का। संसाधन में अगर आप देखेंगे दक्कन ट्रैप से जो हमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मिलता है वो भारत के एक विशेष फसल को सपोर्ट करने वाली आपकी मिट्टी, जिसको हम कहते हैं
काली मिट्टी या रेगुर या कपासी मिट्टी, क्योंकि इसी दक्कन ट्रैप के आपके क्षरण से बनती है कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट की चट्टानें। अब बेसाल्ट की चट्टानों की क्षरण से हमें कौन सा आपका बहुमूल्य जो कृषि के लिए आपका एक अनिवार्य संसाधन मिलता है मिट्टी में, वो क्या हो गया आपका काली मिट्टी। तो संसाधन में याद रखिएगा दक्कन ट्रैप में आपके बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानों की क्षरण से आपकी काली मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपके दक्कन के पठार में, इसलिए इसका नाम भी जो आपके इस दक्कन यानी ट्रैप के आधार पे रखा गया आपका भौतिक उपविभाग है प्रायद्वीपीय पठार का दक्कन का पठार। लावा ट्रैप क्या है, भारत में आपके दक्कन के पठार में मेसोजोइक काल में जो आपके ज्वालामुखी क्रियाओं से दरारी उद्भेदन से जो आपके लावा का यानी कि आपके जो मैग्मा का जमाव हुआ एक सीढ़ी नुमा आकृति में जमाव होने के कारण इसे क्या नाम दे दिया गया आपका ट्रैप। ठीक, चलिए उसके बाद हमारा है टर्सरी सेल समूह। हमारे भारत में इसका उद्भव कब हुआ आपके सीनोजोइक काल में, जब आपके टैथी सागर के सागर निक्षेपों का जमाव आपके लगातार होता रहा और आपके हिमालय की उत्पत्ति का जो युग माना जाता है टर्सरी उपोक, उस काल में आपके भारत में किस सेल समूह का आपका उद्भव हुआ, टर्सरी सेल समूहों का। लक्षण विशुद्ध औषधि आपकी सेल समूह है और भारत में मुख्य रूप से विस्तार अगर आप देखेंगे भारत का हिमालयी प्रदेश टर्सरी सेल का विशुद्ध आपका स्रोत माना जाता है। ये चट्टानों का समूह आपको केवल कहाँ मिलेगा, आपके हिमालयी तराई में, कुछ सागर के निक्षेपों में देखेंगे तो नीचे भी आपके फैलाव में देखने मिलता है। संसाधन क्या मिलेगा हमें, महत्वपूर्ण रूप से आपके पेट्रोल संसाधन। भारत का पूरा पेट्रोल संसाधन जो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे वो इस हिमालय के तलछटी के आपके टर्सरी सेल में आपका बना हुआ है। उसके बाद हमारा अंतिम जो आपका बनता है वो है प्लीस्टोसीन या क्वाटरनरी सेल समूह। क्वाटरनरी सेल समूह में अगर आप देखेंगे ये हमारे भारत का सबसे नवीनतम सेल समूह माना जाता है। सबसे प्राचीनतम आपकी क्या हो गई, आर्कियन, और हमारे पृथ्वी के अंतिम नियोजोइक काल के अंतिम आपके युग में बनी है प्लीस्टोसीन या क्वाटरनरी। इसको अगर हम देखें तो इससे खनिज नहीं मिलता। प्लीस्टोसीन या क्वाटरनरी में अगर आप देखेंगे ये काप मिट्टी का क्षेत्र है जो आपके हिमालयी नदियों के द्वारा लगातार उत्तर भारत के मैदान में जो गर्त को आपके या नदी गर्त भरकर या नदी अवसादों के लगातार जमाव से जो काप मिट्टी का जमाव हुआ है या जलोढ़ मिट्टी भी ले सकते हैं, वह आपके किस मुलायम सेल समूह का आपका उदाहरण मानी जाती है, क्वाटरनरी या फिर प्लीस्टोसीन सेल समूह का। तो इस प्रकार से आज हम अपने भारत के भूगर्भिक संरचना के पूरे टॉपिक को हमने कवर किया है। अब इस टॉपिक से बनने वाले जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे प्रतियोगी छत्तीसगढ़ मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ बहुत सामान्य प्रश्न बनेंगे जिनको आप आसानी से रख सकते हैं। मैंने इतने विस्तार से इसीलिए आपको समझाया है ताकि कहीं पर भी किसी लिंक से आपको कोई भी आपके दिक्कत ना हो, क्योंकि जब आप किसी भी सेल समूह यानी कि आप गोंडवाना सेल समूह के बारे में उद्भव को बताएंगे तब उद्भव को आप रट नहीं सकते, ज्योग्राफी को आप रट नहीं सकते। जब तक आप समझ या कारण लिंक को नहीं करेंगे तब तक आपके राइटिंग में फ्लो नहीं आ सकता। इसलिए मैं अपने सब्जेक्ट को इसी ही पैटर्न में पढ़ाने का प्रयास करता हूं ताकि बच्चों के क्यों कारण के हर चीज़ों का सवाल उनके मन में रहे। चलिए अब आपके अभ्यास के लिए प्रश्न देख लेते हैं। भारत के भूगर्भिक संरचना की विशेषताएं क्या है, की विशेषताएं बताएं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इस सामान्यतः 30 शब्दों में ये आपका प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न के उत्तर में आपको केवल 2 चीज़ों को महत्वपूर्ण मानना है। ठीक,
भारत की भूगर्भिक संरचना की विशेषताएं। भारत की भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं में सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि भारत की भूगर्भिक संरचना का निर्माण का जो सबसे पहला आपका खंड माना जाता है आपका गोंडवाना भूमि का भाग। भारत की भूगर्भिक संरचना में आपके विश्व के प्राचीनतम शैल समूहों से लेकर के नवीनतम शैल समूहों की विद्यमानता है। हमारे भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जो खंड है आपका गोंडवाना भूमि का भाग माना जाता है, जिससे आपके महत्वपूर्ण शैल समूहों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद आप क्या दे सकते हैं उसको, निर्माण क्रम। यानी भारत की भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं में पहले आपको प्राचीनता से लेकर के नवीनता के लक्षण का एक वाक्य बताना है। गोंडवाना भूमि का भाग प्रायद्वीपीय पठार में, और भारत में पाए जाने वाली इस भूगर्भिक संरचना में जो आपके चट्टानों का निर्माण हुआ, ये आपका शैल समूह, प्रमुख शैल समूह, इनके बारे में आपको एक लाइन में बताना रहेगा। यह आपके पहले भारत की भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं में आपको जो आंसर डील करना रहेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा जो प्रश्न शॉर्ट वर्ड्स में बनेगा आपका, सभी शैल समूहों के जो मैं आपको इसमें बताया उद्भव, लक्षण, विस्तार और खनिज संसाधन की उपलब्धता, इसको लेकर के शैल समूहों की विशेषताएं, शैल समूहों की विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे धारवाड़ याद रखिएगा जरूर। दूसरा गोंडवाना हो गया आपका। तीसरे में अगर वो पूछने का प्रयास करेगा तो आपके टर्सरी का हो सकता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण आपको आर्कियन को भी ले लीजिए इसमें। इन चार के बारे में आप 30 शब्दों में इन्हीं संदर्भ में आपको क्या बना लेना, अपने 30 शब्द के प्रश्न बना लेना। हर एक शैल समूह का उद्भव बताना, किस युग में हुआ, उसके लक्षण बताइए। लक्षण क्या, आग्नेय या अवसादी, भारत में इसका विस्तार, और उस शैल समूह में पाए जाने वाले संसाधन। आराम से आप इसको 2 या 2.5 लाइन में क्या कर सकते हैं, 2.5 लाइन में डील कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका एक जो 30 शब्द का बन सकता है वो है लावा ट्रैप, गोंडवाना लैंड। अब इसको आप यहीं पर डील करिए। लावा ट्रैप में जैसे आपको बता चुका हूं कि किस शैल समूह से जुड़ा हुआ शब्दावली का भाग है, आपके दक्कन ट्रैप से। ठीक, मेसोजोइक युग में दक्कन यानी प्रायद्वीपीय पठार के दक्कन क्षेत्र में जो आपकी ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, उनके दरारी उद्भेदन से जो लावा यानी कि जो आपके मैग्मा का जमाव जो एक सीढ़ी नुमा आकृति में हुआ, उसका हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप। गोंडवाना लैंड आपको बताना है, गोंडवाना लैंड के बारे में, या गोंडवाना लैंड का भारत से संबंध पूछ सकता है। जैसे मैं बताया था शुरू में आपको कैसे प्रश्न बनते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना व गोंडवाना लैंड का आपका संबंध क्या है, तो आपको बिल्कुल बताना है कि प्री कैम्ब्रियन काल का जो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्राचीनतम भूखंड है वह हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार में विद्यमान है। इसलिए भारत की भूगर्भिक संरचना में आपके प्राचीनतम शैल समूह यानी आर्कियन, उसके अपर्दन से धारवाड़, फिर आपके कडप्पा और विंध्य का आपका लक्षण पाया जाता। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनेगा आपका लॉन्ग जो क्वेश्चन बन सकता है, चूंकि 125 वर्ड्स की लिमिट आपके किसी भी पेपर के पार्ट 2 में देखेंगे तो 125 शब्दों से ज़्यादा नहीं पूछ सकता। भारत की भूगर्भिक संरचनाओं को अगर आप देखेंगे या भारत में पाए जाने वाले आपके जो महत्वपूर्ण शैल समूह है इसके बारे में आपके प्रश्न को पूछ सकता है, या भारत की भूगर्भिक संरचना के भारत की भूगर्भिक संरचना पर प्रकाश डालें या व्याख्या करें। भारत की भूगर्भिक संरचना पर प्रकाश डालें। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो डील करना रहेगा, क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, भूगर्भिक संरचना पर प्रकाश डालें, यानी कि आपको भारत में भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पाए जाने वाले क्या लिखना है, आपको शैल समूहों के बारे में लिखना है। स्मॉल एक लाइन का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, निर्माण क्रम के बारे में, प्राचीनतम से आपके नवीनतम शैल समूह में विद्यमान है, निर्माण क्रम को भी बता दीजिए। और जिन शैल समूहों के बारे में आपको ज़्यादा प्रारंभिक रूप से बताना है वो है आर्कियन, धारवाड़,
कडप्पा, विंध्यन, एक एक दो दो लाइन में इसको आपको डील करना है, और वो होगा आपका अगला गोंडवाना। ठीक, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, साइड हेडिंग दे करके बाकायदा आप इनके लक्षण और आपके विस्तार को लेकर के एक दो पॉइंट को आप वहां पर कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर लगभग कितने सेल समूहों के बारे में बताना है, 5 सेल समूहों के बारे में बताना रहेगा। उसके बाद एक लाइन में अन्य ये सेल समूह आपके भारत में विद्यमान है, और लास्ट लाइन जो आपकी 125 शब्दों की रहेगी, आपके बाकायदा आपको बताना है कि भारत की भूगर्भिक संरचना जो है हमारे देश में आपके इतने महत्वपूर्ण यानी प्राचीनतम चट्टानों की विद्यमानता से हमारे भारत में संसाधनों की उपलब्धता क्या हो जाती है, समृद्धि, यानी कि हमारे देश में संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की जो समृद्धता है वो सीधे सीधे किससे जुड़ी हुई है, भूगर्भिक संरचना। यही भूगर्भिक संरचना हमारी आंतरिक चट्टानों के एक उपहार के रूप में भारत को मिलने से हमें खनिज व अन्य संसाधनों की क्या मिलती है, एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति मिलती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर अब नेक्स्ट डे के अपने अगले टॉपिक में हम देखेंगे। हमारा अगले नेक्स्ट डे का टॉपिक जो रहेगा भारत में पाए जाने वाले आपके भौतिक विभाग या प्राकृतिक प्रदेश। ओके।